शुरू होती है और हम विजय वर्मा को देख पाते हैं जो कि अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए शहर जा रहा होता है और बीच रास्ते पर विजय उससे वीडियो कॉल पर बात भी कर रहा होता है। जब वो उससे बात कर रहा होता है तभी अचानक से यहाँ पर उसके बॉस का कॉल आ जाता है जो कि उसके असल में ससुर जी भी हैं। और यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि दरअसल में विजय उनकी कंपनी का सीईओ है, लेकिन हाल ही में एक अर्जेंट मीटिंग के कारण उसे वापस जाना होगा। लेकिन यहाँ पर विजय उनसे काफी देर तक झगड़ा करता है कि वो वापस नहीं आ सकता, लेकिन बाद में उसे जाना ही पड़ता है। लेकिन पहले वो अपनी बीवी से बात करता है और उसकी बीवी भी उसी ऑफिस में काम करती है और वो भी इस मीटिंग में जाने वाली है। और यहाँ हमें पता चलता है कि विजय दरअसल में शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी है। लेकिन यहाँ पर जब वो निशा से बात कर रहा होता है तभी अचानक से उसकी कार बहक जाती है और उसका एक जोरदार एक्सीडेंट हो जाता है। पर इस एक्सीडेंट में विजय को तो कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन उसकी कार पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी। तो विजय को इस कार को जल्द से जल्द रिपेयर करवाना होगा क्योंकि उसे ऑफिस की अर्जेंट मीटिंग में जाना है। लेकिन यहाँ पर मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं थे, इसलिए वो एक साइकिल वाले से मदद लेता है और वो उसे मैकेनिक के पास छोड़ देता है। यहाँ पर विजय सबसे पहले मैकेनिक के पास पहुंचकर अपनी कार का पता बताता है और यहाँ पर वो कॉल पर बात करना चाहता था, लेकिन जो टेलीफोन लगा हुआ था वो 2 महीने से डेड है। तब यहाँ पर विजय कॉफी पीने के लिए कॉफी शॉप पर जाता है जहाँ पर एक कम्युनिटी सेंटर में सॉन्ग की आवाज आ रही थी। जैसे ही वो उस कम्युनिटी सेंटर के अंदर पहुँचता है तो वो यहाँ पर एक टीचर को देख पाता है जो कि सभी को सॉन्ग सिखा रही होती है। और यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि इस लड़की का नाम दरअसल में शांति होता है जो कि सभी को सॉन्ग सिखाने का काम करती है। लेकिन तभी अचानक से वो विजय को इस तरह से देखती है कि मानो वो एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। अब शांति जैसे अपना काम खत्म करके घर की तरफ निकलती है तो उसके पीछे पीछे विजय भी आ जाता है। शांति का घर पास में ही था तो विजय भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। वो शांति से कहता है कि तुम मुझे नहीं जानती हो क्या? 10 साल पहले तुम मेरी बीवी हुआ करती थी और मुझे तो ऐसा लगा था कि तुम इस दुनिया में ही नहीं रही। लेकिन यहाँ पर शांति उसे अनदेखा करने की कोशिश करती है और घर के अंदर जाने लगती है। लेकिन विजय उसे किसी तरह से रोकने की कोशिश करता है और इसी चक्कर में विजय के हाथ में जो कॉफी थी वो शांति के ऊपर गिर जाती है। यहाँ पर विजय उससे माफी मांगता है, लेकिन तभी यहाँ पर एक समीर नाम का पुलिस इंस्पेक्टर आ जाता है। यहाँ पर इंस्पेक्टर को ऐसा लगा था कि शायद विजय उसे परेशान कर रहा है। तब वो पुलिस इंस्पेक्टर शांति से पूछने लगता है कि क्या ये आदमी तुम्हें परेशान कर रहा है, जिस पर कि शांति पुलिस इंस्पेक्टर से कहती है कि मैं इस आदमी को पहले से ही जानती हूँ, इसलिए ये मुझे परेशान नहीं कर रहा था। शांति यहाँ पर विजय से काफी देर से कह रही थी कि वो यहाँ से चला जाए और यहाँ पर इंस्पेक्टर भी विजय से यही बात कह रहा था कि उसका यहाँ पर रहना ठीक नहीं होगा, उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। अब शांति विजय को अपने घर के अंदर ले आती है। घर के अंदर दोनों बात करते हैं जहाँ पर कि विजय जानना चाह रहा था कि आखिर शांति इन 10 सालों में कहाँ थी। शांति फिलहाल तो यहाँ पर विजय को कुछ भी नहीं बताना चाहती थी क्योंकि इन 10 सालों में उसने बहुत कुछ झेला है, पर फिर भी वो कहती है कि वो नहाने जा रही है और वो नहा कर आने के बाद बात करेगी। जब यहाँ पर शांति नहा रही होती है तो विजय उसे चुपचाप से देख रहा होता है और ये कहीं ना कहीं शांति ने भी नोटिस कर लिया था कि विजय उसे चुपचाप नहाते हुए देख रहा है। जिसके बाद वो बाहर आती है और बाहर आने के बाद यहाँ पर शांति उसे सब कुछ बताना शुरू कर देती है। वो उससे कहती है कि वो नर्सिंग होम में थी और वो प्रेग्नेंट थी। जब वो घर की तरफ वापस आ रही थी तभी अचानक से उसे एक आदमी मिला जो कि एक पता पूछ रहा था और वहीं पर एक कार भी खड़ी हुई थी और उसकी पत्नी जो है वो प्रेग्नेंट थी। तो इसलिए उसे ऐसा लगा कि मुझे इनकी हेल्प करनी चाहिए, लेकिन ये सिर्फ एक ट्रैप था जो कि उसे किडनैप करने का था। अचानक से उन लोगों ने उसे किडनैप करने की कोशिश की और इसी झड़प में शांति वहां से भाग गई थी और यहाँ पर आ गई। तब से उसका वहां से कोई भी कांटेक्ट नहीं था। तब विजय यहाँ पर शांति से कहता है कि तुमने मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश क्यों नहीं की, लेकिन शांति उससे कहती है कि मुझे बहुत ज्यादा डर लग गया था और वो किसी को भी इन सब के बारे में नहीं बताना चाहती थी। और इसी के साथ विजय और शांति की नजदीकियां बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पर शांति दूर जाकर फिर से विजय से बात करना शुरू करती है। शांति यहाँ पर विजय से पूछती है कि आखिर इन 10 सालों में उसने क्या किया, जिस पर कि
विजय उससे बताता है कि उसने अनीता से शादी कर ली, जो कि उनकी क्लासमेट थी और उसके 2 बच्चे भी है। शांति उसे कहती है कि लेकिन तुम तो कुछ करते ही नहीं थे, जिस पर कि विजय उससे कहता है कि अब मैं उस कंपनी का CEO हूँ। शांति यहाँ पर विजय को ये भी बताती है कि उस समय भी अनीता तुम्हें पसंद किया करती थी और कभी कभी तो मुझे अनीता से जलन भी हुआ करती थी। लेकिन तभी अचानक से शांति को ये याद आता है कि उसे ऐसा लगता है कि ये जो अटैक करवाया था उसके ऊपर वो कहीं न कहीं अनीता ने ही करवाया था, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ इसके बारे में किसी को भी नहीं मालूम था। और जब वो एक बार टेस्ट किट से चेक करने के लिए गई थी तो वो प्रेग्नेंट पाई गई थी। जैसे ही वो बाथरूम से बाहर आती है तो उसने अपनी टेस्ट किट बाथरूम में ही छोड़ दी थी और उस टेस्ट किट को अनीता ने देख लिया था। तो उसे ऐसा ही लग रहा है कि ये सब कुछ अनीता का फैलाया हुआ जाल है, ताकि वो मुझे इस रास्ते से हटा सके और तुम्हारी जिंदगी में वो एंटर हो सके। अब ये सारी बातें सुनने के बाद विजय को भी कहीं न कहीं ऐसा लगने लगता है कि यहाँ पर शांति जो है वो सच कह रही है। तब उन दोनों के बीच में माहौल बन जाता है और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। यहाँ पर शांति उससे कहती है कि क्या मैं फिर से प्रेग्नेंट हो जाऊंगी, जिस पर कि विजय उससे कहता है कि ट्रस्ट मी तुम नहीं होगी, अगर हो भी जाओ तो रेड ब्लू से चेक कर लेना। लेकिन तभी यहाँ पर शांति को याद आता है कि रेड ब्लू की टेस्ट किट के बारे में तुम्हें कैसे पता, क्योंकि रेड ब्लू टेस्ट किट जो है वो उसकी फ्रेंड ने कनाडा से लेकर आई थी, जो कि अब बंद हो चुकी है और उसके बारे में उसने किसी को भी नहीं बताया था। तब शांति को यहाँ पर सब कुछ समझ में आ जाता है कि जो अटैक उसके ऊपर हुआ था वो अनीता ने नहीं बल्कि यहाँ पर विजय ने करवाया था, ताकि वो उस कंपनी का CEO बन सके, जो कि उसका हमेशा से सपना रहा था। तो अभी यहाँ पर विजय पूरी तरह से पकड़ा जाता है और विजय के पास कोई और रास्ता ना होने के कारण यहाँ पर वो एक तकिए से शांति का मुंह दबा देता है और बेरहमी से शांति की जान ले लेता है, क्योंकि विजय के पास कोई और रास्ता नहीं था। अब यहाँ से विजय बाहर निकलना चाह रहा था। जैसे ही वो बाहर जाने लगता है तभी गेट पर हम उसी पुलिस इंस्पेक्टर को देख पाते हैं, जो कि शांति के घर के जस्ट बाहर खड़ा हुआ था। लेकिन उसे ऐसा लगता है कि शायद शांति घर पर नहीं है, इसलिए वो वापस जाने लगता है। लेकिन तभी अचानक से विजय के हाथों गलती से एक प्लेट टूट जाती है, जिसकी आवाज बाहर पुलिस इंस्पेक्टर ने सुन ली थी। तब वो यहाँ पर एक डुप्लीकेट चाबी का यूज करता है और यहाँ के दरवाजे को खोलना शुरू कर देता है। और यहाँ पर विजय पूरी तरह से घबरा जाता है, क्योंकि पुलिस इंस्पेक्टर अंदर आने वाला था। अब विजय के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वो खिड़कियों को फांद कर यहाँ से भागना शुरू करता है। दौड़ते दौड़ते वो एक ऐसी जगह पर पहुँच जाता है जहाँ पर कि वो देखता है कि एक कार का एक्सीडेंट हुआ है और उसमें एक आदमी को बेरहमी से चोट भी लगी है। 2 लोग उसे बाहर निकालते हैं और उसे जमीन पर लेटाते हैं। जैसे यहाँ पर विजय उसे देखता है तो वो पूरी तरह से हैरान रह जाता है, क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि विजय ही है। इसका मतलब ये हुआ कि विजय पहले ही मारा जा चुका था और शांति तो बस उसकी एक कपोर कल्पना थी, क्योंकि उसने शांति के साथ जो सब कुछ किया था वो उसे एक बार बस रिवाइंड करवाना था, उसे एहसास दिलवाना था कि ये सब कुछ उसी की गलती थी। लेकिन फिर भी विजय ने शांति को यहाँ पर यूज करने की कोशिश की थी, जबकि शांति एक स्पिरिट थी। और इसी के साथ शांति और विजय की स्टोरी यहीं पर समाप्त होती है। दूसरी कहानी शुरू होती है और दूसरी कहानी है अर्जुन और वेदा की। अर्जुन और वेदा ने अपनी फैमिली वालों को अपने प्यार के बारे में बता दिया है और वो शादी के लिए मान चुके हैं। शादी के लिए वो सभी लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे होते हैं। सभी लोग शादी के लिए बहुत ज्यादा खुश थे और यहाँ पर वेदा और अर्जुन के जो पिता होते हैं वो दोनों भी अब दोस्त बन चुके हैं। सभी लोग इस शादी के बारे में बात कर रहे थे। तभी यहाँ पर वेदा की नानी बोल पड़ती है कि क्या तुम दोनों ने सेक्स किया है। और ये बात सुनने के बाद तो सभी लोग पूरी तरह से हैरान रह जाते हैं। सभी लोग पूरी तरह से साइलेंट हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर दादी क्या बोल रही है। ये सुनने के बाद अर्जुन और वेदा बाहर चले जाते हैं और दादी की बातों को सुनकर खूब हंसते हैं। यहाँ पर दादी उनसे कहती है कि एक गाड़ी लेने से पहले हम टेस्ट ड्राइव करते हैं, तो फिर अपने लाइफ पार्टनर को चुनने से पहले हम उसकी टेस्ट ड्राइव क्यों नहीं कर सकते। पता भी तो होना चाहिए कि सामने वाला हमसे कंफर्टेबल है भी या नहीं। ये भी हो सकता है कि सामने वाला एलिजिबल ही ना हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमारे लड़के या फिर हमारी लड़की में कोई प्रॉब्लम है। दरअसल ये बात तो दोनों की फैमिली और दोनों के दिमाग में ये बात चलनी चाहिए कि हम दोनों एक दूसरे से कंफर्टेबल है भी या नहीं। ये दादी ने बहुत ही सीरियस मुद्दा उठाया था, लेकिन घर के सभी सदस्य
पूरी तरह से एम्बैरसिंग फील करते हैं और यहाँ पर दादी को यहाँ से उठकर जाना पड़ता है। रात को यहाँ पर दादी के पास बेदा आती है और बेदा दादी से बात करना शुरू करती है। वो उनसे कहती है कि आप तो बहुत ही ज्यादा ओपन माइंडेड हैं, आपने सभी की बोलती बंद कर दी। यहाँ पर बेदा उनसे बहुत ही हंसी मजाक टाइप से बात कर रही थी, लेकिन दादी उससे कहती है कि ये बहुत ही सीरियस मुद्दा है। हम जिसके साथ जिंदगी बिताने वाले हैं उसके साथ ये सारे पल हमने किस तरह से बिताए हैं ये बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब बेदा के पेरेंट्स अर्जुन के पेरेंट्स के पास कॉल करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद दादी की बातों को सुनकर उनके ऊपर गहरा प्रभाव पड़ा होगा, लेकिन उनके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा था, क्योंकि इन चीजों का कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि शादी के बाद तो ये सभी करते हैं, इसलिए ये उसे बहुत ही लाइट रूप में लेते हैं। लेकिन यहाँ पर अर्जुन और बेदा ने इसे सीरियस ले लिया था और वो एक रूम बुक करके दादी की बताई हुई चीज करने के लिए पहुँच जाते हैं। अब रात को बेदा के घर पर जब उसके मम्मी पापा घर लौटते हैं तो दादी उनका इंतजार कर रही थी। यहाँ पर दादी उनसे कहती है कि मैंने जो कहा था वो बिल्कुल सही कहा था, लेकिन बेदा के पापा उसे बहुत ज्यादा चिल्लाने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर दादी उनसे कहती है कि एक बार अपने रिश्ते को भी देख लेना, क्योंकि वो उनकी बहुरानी को देखकर समझ गई थी कि वो अपने पति से पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं है। अब अगले दिन बेदा दादी से मिलने के लिए पहुंच जाती है और वो उन्हें बताती है कि हम दोनों ने वो सब कुछ कर लिया है और वो काफी अच्छा था। वैसे ज्यादा अच्छा तो नहीं था क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था और वो काफी ज्यादा नर्वस भी थे, इसलिए वो लोग फिर से कई बार होटल रूम बुक करते हैं और वहाँ पर वो कई बार इंटीमेट होते हैं। अब अगले दिन वो पहुँच जाते हैं फिर से दादी के पास। दादी से वो कहते हैं कि अब हमारे बीच में सब कुछ सही है। वो एक दूसरे के साथ अब पूरी लाइफ बिताने के लिए एकदम रेडी हैं, क्योंकि उनके बीच में सब कुछ क्लियर है। और ये सुनने के बाद दादी को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा था और फिर कुछ दिनों के बाद उन दोनों की शादी हो जाती है और उनकी सुहागरात की सजावट जो है वो यहाँ पर अपनी मॉडर्न दादी करती है, जो कि बहुत ज्यादा खुश भी थी। और इसी के साथ सेकंड स्टोरी भी यहीं पर खत्म होती है। तो तीसरी कहानी है इशिता की, जो कि एक सिंगल वर्किंग वुमेन है जिसे माइग्रेन है, इसलिए वो मेडिसिन भी लेती है। उसे बस अपने काम से लेना देना होता है और किसी चीज से कोई भी लेना देना नहीं। और उसकी लाइफ में बहुत ही कम लोग हैं। एक मेड होती है जिसका नाम सीमा है और उसकी एक दोस्त समीरा है और ऑफिस के कुछ दोस्त हैं। अब काम खत्म करके जब इशिता अपने घर पहुंचती है तो वो समीरा से बात कर रही थी और जब जैसे ही वो अपने घर का दरवाजा खोलती है तो वो यहाँ पर देखती है सीमा दीदी को किसी आदमी के साथ इंटीमेट होते हुए। ये सब कुछ देखकर इशिता पूरी तरह से हैरान रह जाती है कि आखिर उसके घर में ये सब कुछ क्या हो रहा है। यहाँ पर वो पूरी तरह से हैरान थी, लेकिन उनके देखने से पहले ही इशिता घर के बाहर चली जाती है और यहाँ पर बाहर वो समीरा को बताती है कि सीमा दीदी यहाँ पर किसी आदमी के साथ इंटीमेट हो रही थी। वो यहाँ पर जो भी हुआ था वो सब कुछ समीरा को बता देती है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर वो आदमी बाहर निकलता है जो कि किसी ऑफिस में काम करता है और सीमा दीदी भी लिफ्ट के द्वारा नीचे चली जाती है और यहाँ से सीधा अपने घर चली जाती है। ये भी सब कुछ भी हुआ वो सब कुछ 3 बजे के आसपास हुआ था। अब हैरान होते हुए इशिता घर के अंदर आती है और वो उस बेड को देखती है जिस बेड पर अभी सब कुछ हुआ था। वो यहाँ पर पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट थी। अब अगले दिन के सीन में हम देखते हैं इशिता को, जो कि सीमा दीदी को घूर कर देख रही थी, लेकिन इशिता ने सीमा से यहाँ पर कुछ भी नहीं कहा था कि कल उसने उनको सब कुछ करता हुआ देख लिया था। यहाँ पर उसने सीमा से जिक्र भी नहीं कहा था, लेकिन उसकी बातों में थोड़ी झिझक तो थी। अगले दिन फिर से 3 बजते हैं और 3 बजते ही यहाँ पर इशिता फिर से अपने घर के अंदर आ जाती है, जहाँ पर कि वो आदमी फिर से उसकी मेड सीमा के साथ इंटीमेट हो रहा था। यहाँ पर फिर से इशिता उन्हें देखकर पूरी तरह से खो जाती है। उसकी लाइफ में ये सब कुछ कभी भी नहीं हुआ था, इसलिए यहाँ पर वो उन्हें देखकर एंजॉय कर रही थी। दिन धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं और इसी तरह से 3 बजे का टाइम मिलाते हुए इशिता उन्हें एंजॉय करते हुए देखने लगती है। और आगे में मालूम चलता है कि दरअसल सीमा के घर पर पर्सनल स्पेस ना होने के कारण उन्हें ये सारे काम इशिता के घर पर करने पड़ते हैं। उनका घर में सिर्फ एक कमरा होता है और उसी कमरे में उनकी पूरी की पूरी फैमिली रहती है।
यहाँ पर आगे चलकर हम देखते हैं कि 3 बजते ही इशिता रोज टाइम मिलाने लगी थी और उन्हें देखकर वो एंजॉय भी करने लगी थी। लेकिन एक दिन इशिता के घर पर सीमा और उसका पति इशिता के घर पर ही था। सीमा ने आते हुए इशिता को देख लिया था, इसलिए वो तुरंत ही अपने पति के पास कॉल लगाती है, लेकिन उसका मोबाइल इशिता के घर पर ही रखा हुआ था और उसका पति भी उसी के कमरे में था। अब सीमा को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब वो क्या करे, लेकिन तभी उसे समझ आता है कि यहाँ पर इशिता उन्हें चोरी छुपे देखने की कोशिश कर रही है, इसलिए उसने यहाँ पर कुछ भी नहीं कहा था। वो यहाँ पर अपना एक कोना पकड़ लेती है और यहाँ पर सीमा ने इशिता को पूरी तरह से देख लिया था कि आईने में वो उन्हें ये सब कुछ करता हुआ देख रही है। ऑफिस में भी 3 बजते ही वो कोई भी बहाना बना देती है। वो यहाँ पर बहाना बनाती है कि माइग्रेन की थेरेपी लेने के लिए जाना है, जबकि उसे तो 3 बजे का टाइम मिलाना है। और इसी तरह 3 बजते ही वो पहुँच जाती है अपने घर पर, पॉपकॉर्न लेकर कोना पकड़ लेती है और पिक्चर देखना शुरू कर देती है। इसी तरह से कई दिन बीतते हैं, लेकिन एक दिन अचानक से वो दोनों इसके सामने आ जाते हैं, क्योंकि इशिता ने उन्हें देख नहीं पाई थी। यहाँ पर इशिता उन्हें चिल्लाने लगती है, लेकिन तभी सीमा भी चिल्लाने लगती है कि चोरी छुपे इस तरह से किसी कपल को इंटीमेट होते हुए देखना बहुत गलत बात है। उन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा चिल्ला चोट होने लगती है, क्योंकि यहाँ पर इशिता भी पकड़ी गई थी कि वो उन्हें चोरी छुपे देख रही थी, इसलिए इशिता उसे काम से निकाल देती है और अगले दिन किसी दूसरे मेड को हायर कर लेती है। आखिर वो मेड जानना चाह रही थी कि आखिर सीमा ने यहाँ से काम क्यों छोड़ा। सीमा ने कहीं और काम ढूंढ लिया था, क्योंकि उसे भी काम की जरूरत थी। दूसरी तरफ सीमा के पति को सीमा ने ये बात नहीं बताई थी कि इशिता उन्हें चोरी छुपे देखती थी, इसलिए सीमा का पति जो है वो यहाँ पर सीमा के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, क्योंकि उसे ये सारी बातें बताना था, क्योंकि वो सब कुछ होता हुआ देख रही थी और हम ये सब कुछ किए जा रहे थे। एक दिन अचानक से सीमा सब्जी लेने के लिए जाती है, तो यहाँ पर उसकी मुलाकात होती है इशिता से। इशिता भी यहाँ पर सब्जियां ले रही थी। इशिता यहाँ पर सीमा से कुछ बात करना चाहती थी। इशिता यहाँ पर सीमा से कहती है कि अगर तुमने मुझे देख लिया था कि मैं तुम्हें चोरी छुपे देख रही थी, तो तुमने मुझसे कुछ कहा क्यों नहीं। तो यहाँ पर सीमा उनसे कहती है कि मैं क्या बोलती, मुझे तो मजा आ रहा था। जिसके बाद सीमा इशिता से कहती है कि क्या मैं कल से काम पे आ सकती हूँ, और यहाँ पर इशिता हाँ कर देती है। और इसी के साथ तीसरी स्टोरी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो अब इस एंथोलॉजी फिल्म की आखिरी स्टोरी शुरू होती है और ये कहानी है दिव्यानी की। दिव्यानी एक हाउसवाइफ है और घर का सारा काम संभालती है। वो एक बहुत बड़े राजघराने में रानी के रूप में है, लेकिन उसका पति जो राजा है, जिनका नाम सूरज सिंह है, और सभी लोग उन्हें माट साहब बुलाते हैं, और राजा जी हर रात दिव्यानी के साथ जानवरों की तरह बदसलूकी करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं सूरज सिंह और माट साहब को, जो कि कंस्ट्रक्शन साइट पर जा रहे होते हैं। वो शराबी है और सारे उल्टे सीधे धुतकर्म भी करते हैं, और वो गांव की किसी भी लड़की को नहीं छोड़ते हैं। अब क्योंकि उनकी हवेली है और वो एक राजा है, इसलिए गांव के कोई भी इंसान उनसे कुछ भी नहीं बोलता है। एक दिन जंगल में उसकी मेड उसे मिलती है, जबकि यहाँ पर उसका बेटा भी था जिसका नाम अंकुश है। अंकुश को वो अपने घर भेज देता है और वो अपनी मेड को जंगलों में ले जा लेता है और उसके साथ दुष्कर्म करता है। अब घर आने पे अंकुश ने अपनी माँ को ये सारी बातें नहीं बताई थी, लेकिन अपनी माँ को अपने पति की ये सारी हरकतें बहुत अच्छे से मालूम है। यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि दरअसल अंकुश जो है वो आगे की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड जाना चाहता है और वो अपनी माँ को भी अपने साथ ले जाना चाहता है, लेकिन यहाँ पर दिव्यानी को मालूम है कि उसका नसीब यहीं पर लिखा हुआ है, वो उसके साथ इंग्लैंड नहीं जा सकती। अब अगली रात फिर से सूरज सिंह आते हैं कमरे में शराब की हालत में, और वो दिव्यानी के साथ फिर से जानवरों की तरह सलूक करते हैं। ऐसा बहुत बार हो चुका था। जिसके बाद हम देखते हैं कि दिव्यानी अपनी माँ के पास कॉल लगाती है। दरअसल में दिव्यानी की माँ का एक कोठा है, उसकी कोठा अभी ठीक ढंग से नहीं चल रहा होता है और उसकी माँ की तबीयत भी हमेशा खराब रहती है। यहाँ पर उसकी माँ उससे कहती है कि कोठे पर एक लड़की को बीमारी लग गई है और अब वो काम खराब कर रही है। जिसके बाद अगले दिन हम राजा जी को उठता हुआ देखते हैं, और जैसे ही वो उठते हैं तो वो अपने सामने देखते हैं रेखा नाम की मेड को, जो कि उनके घर पर काम करती है। दरअसल में रेखा नहीं है और आज उसका पहला दिन है, क्योंकि जो मेड उनके घर पर काम किया करती थी उसने काम छोड़ दिया है, क्योंकि सूरज सिंह ने उसके साथ गलत किया था।
जिसके बाद सूरज सिंह के साथ उनका बेटा अंकुश बात कर रहा था। वो उनसे कह रहा था कि मैं इंग्लैंड जाना चाहता हूँ आगे की पढ़ाई करने के लिए, लेकिन यहाँ पर उसके पिता उसके ऊपर बहुत जोर से गुस्सा कर देते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि सूरज सिंह फिर से रात को शराब के नशे में घर पहुँचते हैं, लेकिन नशा इतना ज्यादा था कि वो दूसरे कमरे में अपने आप गिर पड़कर सो जाते हैं। और ये देखकर यहाँ पर दिव्यानी को काफी अच्छा लगता है, क्योंकि पहली बार दिव्यानी कई दिनों के बाद चैन की नींद सोई थी। आगे हम देखते हैं कि राजा जी जो है वो अगले कमरे में पड़े हुए थे नशे की हालत में। सुबह उन्हें रेखा उठाती है, रेखा उन्हें उठाती है, लेकिन तभी राजा जी उनका हाथ पकड़ लेते हैं, लेकिन रेखा हाथ झटक कर यहाँ से भाग जाती है। लेकिन यहाँ पर अब राजा जी के इरादे बिल्कुल भी नेक नहीं लग रहे थे। वो यहाँ पर रेखा से अपने पैर दबाते हैं और उनकी नीयत फिसलने लगी थी। वो रेखा के साथ उल्टी सीधी हरकतें करने लगते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर उनका बेटा अंकुश आ जाता है, जो कि कोई उन्हें बुलाने के लिए आया था। इसलिए वो उनसे मिलने के लिए चले जाते हैं और अंकुश यहाँ पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो रहा था, इसलिए वो अपनी माँ के पास जाता है और उनसे कहता है कि मैं बहुत पढ़ाई करूंगा और इंग्लैंड जाकर ही रहूंगा। अब रात का सीन दिखाया जाता है जब दिव्यानी सो रही थी और बाजू वाले कमरे से इंटीमेट होने की किसी की आवाज आ रही थी। यहाँ पर दिव्यानी पूरी तरह से समझ गई थी कि राजा जी और रेखा दोनों इंटीमेट हो रहे हैं, और दिव्यानी बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि उस खुशी का रीजन ये था कि दरअसल में दिव्यानी की माँ के कोठे पर जिस लड़की को बीमारी लगी थी वो कोई और नहीं बल्कि रेखा ही है। इसका मतलब कि ये बीमारी अब सूरज सिंह को भी लग जाएगी, और इसी को सोचते हुए यहाँ पर दिव्यानी बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन तभी उसकी नजर पड़ती है बरामदे पर, जहाँ पर कि उसका पति मतलब कि सूरज सिंह नशे की हालत में गिरते पड़ते आ रहे थे, जिससे कि दिव्यानी को बहुत ज्यादा डर लग जाता है और वो समझ जाती है कि कमरे में सूरज सिंह नहीं बल्कि रेखा के साथ उसका बेटा अंकुश है। और इसी के साथ ये स्टोरी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आप